नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक राज अल्बिडो आईएएस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हालांकि ये कोचिंग सिविल सर्विस के लिए है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है। मैं अपने बहुत से स्टूडेंटों के कहने पर, जो हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन वाले भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इनके कहने पर मैं करंट अफेयर का ऐसा टॉपिक लाया हूं जो सभी एग्ज़ाम में, सभी परीक्षाओं में प्रबल पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती हैं। करंट अफेयर का बादशाह के नाम से ये चर्चित रहेगा। आप सभी दर्शक भाइयों से विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को यदि समझ में आ जाए तो अपने मित्रों के पास शेयर करें, लाइक जरूर करें और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें। करंट अफेयर में सबसे पहला जो हम टॉपिक उठाए हैं, चक्रवात। चक्रवात का अगर आप देखेंगे, चक्रवात की बात करेंगे तो चक्रवात सभी जानते हैं। चक्रवात क्या है? जो नहीं जान रहे हैं तो चक्रवात पर एक हमने प्री और मेंस का वीडियो भी बना दिया है। ये मेंस में भी काम करेगा, प्री में भी काम करेगा, साथ में वनडे का जो भी एग्जाम करने वाला, तैयारी करने वाला, जैसे यूपी में अगर पेट का एग्जाम हो रहा है, या यूपी SSS ये एग्जाम करा रही है, या बिहार में या राजस्थान में या मध्य प्रदेश में, कोई भी स्टेट, यूपी की खास बात करते हैं, यूपी से हमसे ज़्यादा लड़के जुड़ गए हैं वर्तमान में। तो अभी जो भी है एग्ज़ाम, मान के चलिए अक्टूबर है, अक्टूबर के बाद नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, या PCS के भी एग्जाम में, मेंस के भी एग्जाम में, ये जो करंट अफेयर होता है मेंस लिखते समय, उदाहरण के रूप में, सपोर्ट के रूप में आप इसे पेश करेंगे। जैसे ए तो चक्रवात में अगर हम बता दें, जिनको नहीं समझ पाए हैं चक्रवात, तो चक्रवात पे एक हमने बहुत विस्तृत टॉपिक बनाया है उस पर, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट हम छोड़ रखे हैं जो उदाहरण के रूप में जिसको जोड़ना है वर्तमान में करंट से। तो चक्रवात में देखेंगे, हम इसको नहीं बता रहे हैं, इसका ट्रेडिशनल नहीं बता रहे हैं, चूंकि एक टॉपिक में हम बता दिए हैं। अभी हाल ही में बिपरजॉय एक चक्रवात आया है। ये क्या है? एक चक्रवात है। बिपरजॉय एक चक्रवात है। ये चक्रवात, इस प्रश्न को बनाया जा सकता है। मेरे पास मैंने प्रश्न तैयार किया है। प्रश्न मैंने तैयार किया है अभी हाल ही में जून 2023 में, अभी हाल ही में जून 2023 में अरब सागर में उत्पन्न हुआ चक्रवात बिपरजॉय। ये चक्रवात है बिपरजॉय। ये कब आया है? जून 2023 में, जून 2023। करंट का बात है। ये मेन से लिखते समय आप लिख सकते हैं और साथ में प्री में भी काम करेगा। पेट, यूपी के पेट के एग्जाम में, या यूपी SSS या वीडियो का एग्जाम, या कोई भी XYZ, बिहार का, मध्य प्रदेश का, झारखंड का, छत्तीसगढ़ का, जो भी हिंदी भाषी हमारी भाषा समझ रहे हैं, और उसे हिंदी पूरे इंडिया के लोग समझते हैं, बोले ना अलग चीज़, तो वो लिंक कर दें। बिपरजॉय अभी हाल ही में जून 2023 में एक चक्रवात आया। अब इसमें प्रश्न हमने बनाया है कि अभी हाल ही में जून 2023 में ये चक्रवात अरब सागर में उत्पन्न हुआ, और ये जो चक्रवात उत्पन्न हुआ बिपरजॉय, इस चक्रवात का नाम किस देश द्वारा दिया गया, यानी कि ये नाम किसने दिया और इसका अर्थ क्या है। ये अगर आप देखेंगे इंडिया की बात, इंडिया, ये आपका जो है क्या नाम है? गुजरात। गुजरात एक राज्य है भारत का। अगर इधर की बात करेंगे, इधर में तो पाकिस्तान आ जाएगा, हमके पाक से मतलब है नहीं। ये है अरब सागर। अरब सागर, अरब सागर है, ये सभी जान रहे हैं। तो अरब सागर में लो प्रेशर के निर्माण के कारण निम्न वायुदाब का निर्माण हुआ। चक्रवात में केंद्र में लो प्रेशर होता है और उसके चारों ओर जो होता है उच्च वायुदाब की ठंडी हवाएं होती हैं। उच्च वायुदाब की ठंडी हवाएं, ये जो उच्च वायुदाब की ठंडी हवाएं होती हैं, इनका घूर्णन होता है एंटी क्लॉकवाइज, अर्थात वामावर्त। इनकी दिशा जो होती है, चक्रवात की ज़्यादातर दिशा जो होती है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। लेकिन
ये चक्रवात आया है अरब सागर में, इसलिए दिशा इसका पूर्व से पश्चिम नहीं है, इसकी दिशा बल्कि कैसी है, इस साइड में, ऐसे ऐसे ऐसे। इसका मतलब क्या है, ये चक्रवात जो आया है ये अरब सागर में उत्पन्न है, और चक्रवात में हमेशा जो होता है केंद्र में लो प्रेशर का निर्माण होता है, जो गर्म हवा होता है वही लो प्रेशर। इसके तुलना में किनारे किनारे ठंडी हवाएं होती हैं, एक कैसी होती है, ठंडी हवा, और इसमें घूर्णन कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज। चक्रवात में घूर्णन कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करती हैं। ये चक्रवात उत्पन्न हुआ अरब सागर में, सबसे ज्यादा प्रभावित किसको किया है, इसको, गुजरात को। गुजरात के बाद में अगर देखेंगे ये आपका राज्य है महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र को सब लोग जानते होंगे क्योंकि यहाँ पे बम्बई में फिल्में बनती हैं। तो महाराष्ट्र के बाद में देखेंगे गोवा, हालांकि अभी गोवा पर भी चलेंगे, गोवा इस समय चर्चा में रहा है, करंट अफेयर से लिंक है ये गोवा। अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कर्नाटक भी मिलेगा, कर्नाटक है, ये गोवा है। गोवा भारत का सबसे छोटा है, छोटा क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा, और गोवा की राजधानी क्या है, पणजी। और पणजी किस नदी किनारे, मांडवी नदी किनारे, याद कर लीजिए जो नहीं जानते हैं। तो सबसे ज्यादा ये जो विपर्जय है किसको प्रभावित किया है, गुजरात को, उसके बाद महाराष्ट्र को, उसके बाद गोवा को, उसके बाद किसको, कर्नाटक को। तो इसमें प्रश्न है, अभी हाल ही में जून 2023 में अरब सागर में उत्पन्न विपर्जय चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा दिया गया। अब उत्पन्न यहाँ हुआ, लेकिन नामकरण किसने दिया है ये पूछा जा रहा है। अब इसमें अगर ऑप्शन से मतलब नहीं है, जब आप एक्यूरेट जानेंगे तभी आपका ऑप्शन क्लियर होगा। तो इस पे कितने प्रश्न बन सकते हैं, जो विपर्जय प्रश्न है ये पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में चक्रवात विपर्जय आया, ये लगभग 2022 में आया, 2023 में या 2024 में आने की संभावना। तो विपर्जय जो आया है ये चक्रवात, ये 2023 में जून में आया। किसको किसको प्रभावित किया, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक को प्रभावित किया। सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हुआ होगा, गुजरात, सबसे ज्यादा गुजरात। ये कहाँ पे उत्पन्न हुआ, अरब सागर में। कहाँ पे उत्पन्न हुआ, अरब सागर में। इसका नामकरण किसने किया है, इसका नामकरण बांग्लादेश ने किया है। नामकरण किसने किया है, बांग्लादेश ने, बांग्लादेश ने नामकरण किसने किया भैया, बांग्लादेश। याद कर लीजिए, अगर नहीं समझ पाएंगे कॉन्सेप्ट, करंट अफेयर में भी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट जब समझेंगे फिगर से, यहां तक क्लियर हो गया। विपर्जय का नामकरण किसने किया, विपर्जय का नामकरण बांग्लादेश ने किया। ये पहला मैंने बता दिया थोड़ा विस्तार में लेके, अब जो करंट अफेयर बताऊंगा फास्ट लेके चलूंगा। यहां तक हो गया, इसको नोट करिए तुरंत। ये नोट हो गया भैया। तो अगर आप देखेंगे ये नोट हो गया तो हम इसको हटा देते हैं। एक लाइन इस पे और बता देते हैं, इस विपर्जय का अर्थ क्या होता है, बांग्ला भाषा में, बांग्ला भाषा में अगर बात करेंगे इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है आपदा। आपदा क्या होता है, डिजास्टर, इसका अर्थ होता आपदा, विपर्जय का। ये हटा दिया जाए। दूसरे टॉपिक पर हम चलते हैं। दूसरे टॉपिक पे हम चक्रवात को हटा करके विश्व में, अर्थात पूरे ब्रह्मांड में आपको लेके, पूरे पृथ्वी पर लेके चलते हैं। इस समय कनाडा चर्चा में रहा। कनाडा में देखिए दो, खालिस्तान को लेकर चर्चा रहना वो अलग चीज है, वो राजनीतिक चीज है। खालिस्तान को लेकर हम खालिस्तान पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, कनाडा की बात करते हैं। कनाडा की राजधानी सभी लोग जान रहे होंगे। अगर बात करेंगे ये ऐसे दिख रहा होगा। तो अगर बात करेंगे ये देखिए उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में यही है कनाडा, और ये देखिए यूएसए है, और ये है मैक्सिको। कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। यूएसए और मैक्सिको के बीच रियो ग्रांडी नदी जो सीमा रेखा बनाती है, रियो ग्रांडी नदी। अमेरिका
और मैक्सिको के बीच रियो ग्रांडी नदी सीमा रेखा बनाती है। हम वापस आते हैं कनाडा, जो चर्चा में है। कनाडा ने अभी हाल ही में ये प्रश्न, देखिए हमने प्रश्न बना दिया है, मई 2023 की बात है। तो अभी मई में 31 का महीना होता है, 31 मई 2023 को। अब सोचिए 31 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व तंबाकू दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। यानी कि तंबाकू का हम लोग क्या करेंगे? निषेध करेंगे। नहीं, तंबाकू का मतलब क्या? तंबाकू किस में रहता है? देखिए सिगरेट में होता नहीं। दिल्ली में क्या होता है ना, हमने देखा है, आप मुखर्जी नगर देखिए या करोल बाग या राजेंद्र नगर कहीं भी देखेंगे तो बहुत सी लड़कियां ऐसे सिगरेट एक हाथ से ऐसे पीती हैं, एक हाथ में चाय लिए रहती हैं, ऐसे चाय पिएंगी। लड़के भी ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं है, थोड़ा लड़कियां हमने देखा ऐसे ऐसे। तो सिगरेट देखे हैं ना, सिगरेट में तंबाकू होता है, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है, कैंसर हो सकता है, बहुत से लोगों को होता है। तो सिगरेट पीना ठीक नहीं। ये आदत जो होती है बैड हैबिट होती है सिगरेट पीना। मैं सभी के लिए बता रहा हूँ, सिगरेट पीना छोड़ दें, इसमें कुछ नहीं है। केवल हम लोगों का क्या होता है ना, आदत पड़ जाता है। जैसे मान लीजिए किसी का दांत दर्द कर रहा हो या कुछ चीज़ उसने मंजन करना शुरू कर दिया, तो आदत हो गया है, वो चाहे तो छोड़ सकता, कुछ है नहीं। शराब पीते हैं, शराब में कुछ है नहीं, ऐसा नहीं कि मैं पीता हूँ, लेकिन मैं जान रहा हूँ कुछ होता नहीं उसमें, केवल लोगों की आदत बन गई है। अब आदत दो प्रकार की होती है, एक बैड हैबिट, एक गुड हैबिट। ऐसा इथिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़े हैं वो बाद में पढ़ेंगे। इथिक्स में नीति शास्त्र सिविल सर्विस वाले पढ़ते हैं, जो यूपीएससी आईएएस की तैयारी करते हैं या अदर स्टेट पीसीएस की भी। तो अभी हमने बताया 31 मई 2023 को कनाडा सरकार ने एक नया उद्घोषणा किया। क्या किया? उद्घोषणा। ये क्या किया? इसने बताया, कनाडा ने अपने यहाँ प्रतिबंधित कर दिया। प्रतिबंधित क्या? चेतावनी। इसमें हमने बना दिया प्रश्न, मई 2023 में, अर्थात 31 मई 2023 को प्रत्येक सिगरेट पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी रखने वाला, स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी लगाने वाला विश्व का पहला देश बना है। यानी कि स्वास्थ्य पर चेतावनी ला दिया है, स्वास्थ्य पर चेतावनी, स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी, स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? कनाडा। किस पे लाया है? सिगरेट पर। सिगरेट है। तो हमने बना दिया है, मई 2023 की बात है, ऐसा लिखा जा सकता है अभी हाल ही में 2023 में, या मई 2023 या 31 मई 2023 भी लिख सकते हैं कि प्रत्येक सिगरेट पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी लगाने वाला, अभी हाल ही में मई 2023 में प्रत्येक सिगरेट पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी लगाने वाला विश्व का पहला देश निम्न में से कौन बना? तो निम्न में से कौन सा देश है? वो कनाडा है। कनाडा जो है ये विश्व तंबाकू जो निषेध दिवस है, विश्व ये 31 मई को मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस इसलिए हम मनाते हैं ताकि जन जागरूकता फैलाएं। जन जागरूकता फैलाने के लिए ऐसा हम लोग करते हैं, पूरा विश्व करता है। तो क्यों करते हैं? क्योंकि ये स्वास्थ्य संबंधी जो इसमें तंबाकू होता है, तंबाकू में निकोटीन होता है ना भैया, जानते हैं सब लोग, ये कैंसर उत्पन्न करता है मानव शरीर के लिए, हर प्रकार के कैंसर जानलेवा एक बीमारी है, सभी जानते हैं। तो 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, जिसमें प्रत्येक सिगरेट पर स्वास्थ्य संबंधी एक जन सूचना दिया गया है कि इससे देखिए एक कैंसर हो सकता है, इस प्रकार की बीमारी हो सकती है, अनेक साफ चेतावनी। ऐसा देने वाला पहला जो है देश कौन बना? कनाडा। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर इसकी बात करें, कनाडा को ये हटा देते हैं, इसी की बात करें, दूसरी बात की करें तो आप नाम सुने होंगे न्यूजीलैंड। कौन सा देश है? न्यूजीलैंड। ये जुलाई 2023 की बात है, जुलाई 2023 की बात है। जुलाई 2023 में न्यूजीलैंड सभी लोग जान रहे होंगे, ये अगर ऑस्ट्रेलिया है न, ऑस्ट्रेलिया के पास में यहाँ न्यूजीलैंड है, ये न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड। एक प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में देखेंगे आपको, ये न्यूजीलैंड जो है एक किस लिए अभी हाल ही में ये भी पहला देश बना है, किसमें? जो प्लास्टिक उत्पाद बैग है,
प्लास्टिक उत्पाद बैग, प्लास्टिक उत्पाद बैग को प्रतिबंधित कर दिया है। प्लास्टिक उत्पाद वो हमने इसमें भी प्रश्न बना दिया है। जुलाई 2023 में निम्न में से कौन सा ऐसा देश प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो न्यूजीलैंड ये पहला देश है पूरे विश्व में, ओवर इन ऑल इन वर्ल्ड, पूरे विश्व में न्यूजीलैंड पहला ऐसा देश है जो प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक घटना कब की है? जुलाई 2023 की। इसी से संबंधित एक और मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा, क्या नाम है, मई 2023 की बात है। आयरलैंड सब लोग जान रहे हैं, लंदन के बगल में, इंग्लैंड के बगल में है। लंदन इस समय ज़्यादा चर्चा में रहता है, इंग्लैंड की राजधानी गाना को वजह से जान रहे सब लोग ने। आयरलैंड जो है स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी लगाने वाला पहला देश बन गया है। वो किस पर? शराब पर। देखिए हमारे यहाँ अगर भारत में बात करें, बिहार सरकार, मैं बिहार सरकार की मतलब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, उनकी भूरी प्रशंसा करता हूँ। उन्होंने अपने यहाँ शराबबंदी कर दिया, कितना अच्छा काम किया। जो पीते थे सब लोग, उनका इनकम बचा। अब वो इनकम किस पे? शिक्षा पर खर्च करेंगे। यही इतना नहीं, अभी बिहार में अभी हाल ही में बिहार सरकार ने बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकाला। ऐसा नहीं, मैं तो यूपी का हूँ, बिहार से नहीं मतलब है, लेकिन इतना वैकेंसी निकाला, लोग कम से कम तो पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे। लेकिन जो टीचर सेलेक्ट हुए हैं, मैं उनको भी राय देता हूँ कि कम से कम वो अपने अकाउंटेबिलिटी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ट्रांसपेरेंसी का, मोरलिटी का पालन करेंगे, ध्यान देंगे, सत्यनिष्ठा का, कर्तव्यनिष्ठा का ध्यान देंगे, अन्यथा परिणाम आप खुद जानेंगे। तो अगला जो है हम बता दें क्या है, मई की बात है। मई 2023 में आयरलैंड ने, चाहे कहिए आयरलैंड या कहिए आयरलैंड सरकार, आयरलैंड ने शराब पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी देने वाला विश्व का पहला देश बना है। ये याद कर लीजिए, अगर नहीं याद करेंगे एग्जाम में प्री में भी गड़बड़ हो सकता है। मेंस में कैसे सपोर्ट करेंगे? अब मेंस में सपोर्ट करते समय कहीं जब टॉपिक जिसका आएगा, अब मान लीजिए स्वास्थ्य संबंधी अगर टॉपिक है, स्वास्थ्य संबंधित, ये तीनों उदाहरण ताज़ा हैं, मेंस में लिखते समय लिख सकते हैं, या आगे प्री में किसी भी एग्जाम में। तो अभी हाल ही में, तो हमने इस पर भी प्रश्न बना दिया है, अभी हाल ही में मई 2023 में निम्न में से कौन सा ऐसा देश है जो शराब पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी देने वाला पहला देश बन गया है? तो वो है आयरलैंड। इंग्लैंड के बगल में, ठीक है, इंग्लैंड के ठीक बगल में है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन, ठीक, ओके। तो 3 हमने मुद्दा ये बता दिया आपको, यहां तक समझ में आ गया होगा? अगर समझ में आ गया है तो बताएं। अब अगली बात हम करते हैं, एक और करंट अफेयर की बात लाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, ELECTION, वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि इसका मतलब है एक राष्ट्र एक चुनाव। ये सरकार इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, भारत सरकार अर्थात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस पर बहुत जोर दे रहे हैं, बहुत जोर। भारत सरकार का इस समय, यानी कि प्रधानमंत्री का कहना है, जो बीजेपी सरकार है, इनका कहना है कि पूरे अगर भारत एक है तो एक चुनाव होना चाहिए। इनका कहने का मतलब अगर चुनाव की बात है, इलेक्शन की बात है, चुनाव चाहे वो लोकसभा की हो, चाहे वो अदर स्टेट कोई भी स्टेट है उसके विधानसभा की हो, या पंचायत का चुनाव हो। पंचायत का मतलब होता है क्या? हो सकता प्रधान, यूपी में उसे प्रधान कहते हैं, बिहार में अगर जाएंगे उसे प्रमुख कहते हैं उसी प्रधान को, अगर एमपी में जाएंगे उसी को सरपंच कहते हैं। चाहे सरपंच कहिए, चाहे प्रधान कहिए, चाहे प्रमुख कहिए, ये सब यानी कि पंचायत का चुनाव। शहरी निकाय का मतलब समझ रहे हैं ना? शहरी निकाय का मतलब होता है ये जिला अध्यक्ष वाला पद, या मान के चलिए नगर पालिका का। इस प्रकार का जो भी, इस प्रकार के जितने भी चुनाव हैं, इन सरकार का कहना है ये चुनाव सब एक साथ हो।
क्यों ये कह रही है? सरकार का कहना है ये लोकसभा और विधानसभा का चुनाव 1900 जब 51-52 की बात है, 1951-52 पहला आम चुनाव 1952 में होता है, सभी जानते हैं पहला आम चुनाव 1952 में। तो 1952 से लेकर 1967 तक, 1967 तक, 1967 ये मुझे ज़्यादा याद रहता है, सबका अपना अपना अलग है। तो 1952 से लेकर 1967 तक इन दोनों का चुनाव एक साथ होता था। 67 के बाद इन दोनों का चुनाव सेपरेट कर दिया गया। सेपरेट मतलब क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। तो क्यों ना ऐसा सबका चुनाव एक, भारत सरकार का कहना है, यानी प्रधानमंत्री का कहना है कि सबका चुनाव एक होने से खर्च में कमी आएगी, खर्च बचत होगा। खर्च क्या होगा? बचत होगा। और खर्च बचत के साथ साथ लोग बेकार में राजनीति में नहीं पड़ेंगे। और एक साथ चुनाव होने से सरकारें अपना काम 5 साल विधिवत शांतिपूर्वक करेंगी। ऐसे जब इसका चुनाव आता है फिर दूसरे राज्य का, तीसरे राज्य का, ऐसे सरकारें जो होती हैं वो उसी के चुनाव में ज़्यादा समय गंवा देती हैं। अधिकारी बहुत से लगाने पड़ते हैं, कर्मचारी लगाने पड़ते हैं, कभी इसमें कभी इसमें कभी इसमें कभी इसमें। इनका कहना है कि एक साथ चुनाव होने से समय की बचत, धन का दुरुपयोग जो हो रहा है उसका भी नहीं होगा, और साथ में विकास कार्यों के लिए भी ज़्यादा जिम्मेदार होंगे। मैं इस बात को मानता हूँ, सही है बात, ये बात सही, एकदम सही। लेकिन ज़्यादातर सरकारें अभी तक, मैं जब तक देख रहा हूँ, जितनी सरकारें लगभग हैं, चाहे किसी भी स्टेट की बात हो, कोई भी सरकार XYZ हो या केंद्र की बात हो, जब चुनाव आता है 5 साल में तो ये बैठे रहेंगे। 5 साल में 3 साल पक्का बैठे रहेंगे, 3 वर्ष कोई काम नहीं। जब चुनाव आने होगा 1 साल रह जाएगा, तब अनेक वैकेंसियां निकालेंगे, जितनी वैकेंसी निकाल सको, जितनी वैकेंसी। ये सब जानते, मैं ही नहीं सब जानता हूँ, ये भी जानते हैं जो चुनाव में बैठे हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी जानता है, मैं इसी के लिए पढ़ाता हूँ। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। जब अंतिम 1 साल रह जाएगा या 2 साल, तब धीरे धीरे काम अपनी गति बढ़ाएंगे, वैकेंसी निकालेंगे, जो भी काम करना होगा ताज़ा ताज़ा रहेगा ना, ताज़ा ताज़ा रहेगा। चुनाव जीतना, वोट बैंक की राजनीति करने लगते हैं। सही तो है ये सिस्टम, लेकिन ये लोग अगर वोट बैंक की राजनीति न करें तब सही। अगर ये लोग वोट बैंक की 3 साल बैठे रहेंगे, बैठ करके कुछ नहीं करेंगे, अपना उल्टा सीधा केवल कमाएंगे। भाई आप पब्लिक के कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए चुने गए हैं, जनता ने किस लिए चुना है? तो एक सही है। तो ये सवाल ये है कि ये प्रश्न ऐसा बनाया जा सकता है, हमको देखिए ये राजनीति थोड़ा सा बता दी है, वो चीज़ अलग है, लेकिन सही बात है। अब प्रश्न ये हमने बना दिया है, मान लीजिए ऐसा दे दिया, अभी हाल ही में सितंबर की बात है, सितंबर 2023 में भारत सरकार ने एक नया चीज़ लाया है, एक राष्ट्र एक चुनाव की बात किया है। तो ये जो सिस्टम बनाया है किसने? किसी ने पहले बनाया होगा, जो भारत के वित्त मंत्री हैं, भारत के वित्त मंत्री नहीं, विधि मंत्री कहिए या केंद्रीय कानून या और न्याय मंत्री भी कहिए, चाहे विधि मंत्री बोलिए या कानून एवं न्याय मंत्री बोलिए। एक कौन है? विधि मंत्री की बात करेंगे, कौन है इस समय, क्या नाम इनका है? अर्जुन राम मेघवाल, अर्जुन, ये हटा दिया जाए, अर्जुन राम मेघवाल। भाई मेघवाल को मैं मेघालय नहीं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए, मेघालय अलग है। मेघालय भारत का एक राज्य है जिसपे गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। गारो एकदम से किधर है? एकदम से जो है पश्चिम में है, उसके बाद उसके पूर्व में गारो खासी है और उसके पूर्व में जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। गारो एकदम पश्चिम में, उसके बीच में जो है खासी है, फिर उसके पूर्व में जाएंगे एकदम पूर्व में जयंतिया, और यही तीनों पहाड़ी जनजातियों के नाम पर रखी गई जनजातियाँ रहती हैं। तो मेघालय की राजधानी शिलांग, ये सब जानते हैं, उसमें बताने की आवश्यकता नहीं। तो मेघालय में ही देखिए चेरापूंजी है, चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती थी, लेकिन इस समय चेरापूंजी के से थोड़ा दूर है, वहीं पे है मेघालय में ही मानिसराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और उस वर्षा का कारण क्या है? पर्वतीय वर्षा। वर्षा जब पढ़े होंगे, जो नहीं जान रहे वो हमने एक वर्षा का टॉपिक बना दिया, उसमें आप देख सकते हैं वर्षा किन बादलों से ज़्यादा होता है, किस प्रकार की वर्षा। तो पर्वतीय वर्षा से पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, इसलिए भारत में मानसरोवर में सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा पर्वतीय प्रकार की वर्षा होती है, जिसमें अगर देखेंगे कपासी बादल से कम समय में सबसे ज़्यादा वर्षा और स्तरीय बादल से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। जबकि पश्चात बादल एकदम ऊपर होता है, उससे वर्षा नहीं होता, बल्कि चक्रवात के आगमन का सूचक होता है। इतना जान रहे हैं।
वापस हम आते हैं। तो ये जो विधि मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, अर्जुन राम मेघवाल, ये अभी 18 मई 2023 को पद मतलब अपना संभाले हैं, 18 मई 2023 को। तो अर्जुन राम मेघवाल जो है, इन्होंने कहा कि इस तरीके का सोचना इन्होंने दिया, ऐसा होना चाहिए, इन्होंने बताया। तो ऐसा भी लिख सकता है कि किसने, केंद्रीय विधि मंत्री हैं, इन्हीं की मतलब संशोधित पर ऐसा लाया गया है। तो ये चीज, लेकिन भारत सरकार अब क्या करेगी, यानी प्रधानमंत्री क्या करेंगे? तो प्रधानमंत्री ने एक समिति बनाया, वो समिति पूछा जा सकता है इस चुनाव के लिए प्रधानमंत्री ने जो अभी हाल ही में समिति बनाया वो कितना सदस्य है और उसका अध्यक्ष कौन है। इसके लिए प्रधानमंत्री ने, पीएम ने एक समिति बनाया। क्या बनाया? समिति। ये समिति कितना सदस्य है? 8 सदस्य। कितना सदस्य है? 8 सदस्य। 8 सदस्य। कितना सदस्य? 8 सदस्य। तो ऐसा भी एक प्रश्न हो सकता है कि अभी मतलब सितंबर 2000, इस सितंबर की बात है, सितंबर में अगर बात करेंगे 2 सितंबर 2023 की बात है, 2 सितंबर 2023, 2 सितंबर 2023 को ये समिति का गठन किया गया है। ये समिति कितना सदस्य? 8 सदस्य। पूछा जा सकता है समिति कितना सदस्य? 8, जिसमें पहले जो एक हैं ये अध्यक्ष होंगे और 7 जो है, 7 जो होंगे क्या होंगे? सदस्य होंगे। तो ये सदस्य पूछा भी जा सकता, नहीं भी पूछा जा सकता, लेकिन ध्यान दीजिए अध्यक्ष का नाम पूछा जा सकता। अध्यक्ष कौन है? हमारे पूर्व राष्ट्रपति यानी कि श्री रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद जी हैं ये अध्यक्ष। ये यानी कि जो समिति बनाया गया है, ये समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? श्री रामनाथ कोविंद जी बनाए गए हैं। और 8 सदस्य की अगर बात करें तो 8 सदस्य में ये हो गए। अब जो 7 सदस्य हैं, 7 सदस्य में क्या नाम है इनका जो है, गुलाम नबी आज़ाद हैं। गुलाम नबी आज़ाद के साथ में कांग्रेस के जो सांसद हैं, क्या नाम है, अधीर रंजन चौधरी भी हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो रहे एन.के. सिंह हैं। और जो है क्या नाम है, सुभाष सी कश्यप, इनकी किताब आती संविधान की, सभी जानते हैं, सुभाष सी कश्यप किताब भी आता है। आगे जो है पूर्व सतर्कता आयुक्त के जो अध्यक्ष रहे हैं, आयुक्त रहे हैं, संजय कोठारी जी हैं। और इसके साथ में वकील हरीश साल्वे जी हैं। तो 7 सदस्य हैं। ये 7 सदस्यों का नाम हो सकता पूछा जाए, हो सकता नहीं। अगर पूछे जाने की संभावना है तो अभी मैं लिख देता हूँ, लेकिन इतना एक बार जानिए। अगर नहीं जान रहे हैं तो मैं एक बार दोबारा बोल दे रहा हूँ। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, नहीं मतलब कांग्रेस के सदस्य हैं, अधीर रंजन चौधरी हैं। 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, एन.के. सिंह हैं। और वकील हरीश साल्वे हैं। और क्या नाम है इनका, पूर्व सतर्कता आयुक्त जो है संजय कोठारी जी हैं। और क्या नाम है, लोकसभा के पूर्व महासचिव रहे हैं डॉक्टर सुभाष सी कश्यप, इनका किताब भी आता मैंने बता दिया। और क्या नाम है, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद, इस बीच में काफ़ी ज़्यादा वाद विवाद में आते रहते हैं, ये भी हैं। और अमित शाह, इनको मैंने छोड़ दिया था, मोटा भाई मतलब अलग चीज़ है। अमित शाह जी गृह मंत्री, ये कैसे छोड़ सकते हैं, ये भी है। तो 7 लोग ये हैं, इनका नाम याद होना चाहिए, पूछा जा सकता है इनमें से कौन है कौन नहीं, ये पूछा जा सकता है। तो ये 8 सदस्य जो है, इनमें ये सदस्य हैं। इनकी एक संशोधित बताया कि ऐसा चुनाव होना चाहिए, चुनाव एक साथ होने से ये फायदा ये नुकसान है। अब ये जो समिति है ये जांच करेगी क्या वोटिंग हमारे उतने पास मशीन है कि नहीं, वीवीपैट है कि नहीं, और लोगों का इसमें क्या मत है, ये सब जानेंगे। तो ये पूछा जा सकता है 1 राष्ट्र 1 नेशन के तहत में, यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव के तहत में ये कब लाया गया? 2 सितंबर 2023 को ये पूछा जा सकता है, याद कर लीजिए। ये पूछा जा सकता है। इसके लिए समिति कौन, कितनी सदस्यीय समिति है? 8 सदस्यीय समिति है। इसका अध्यक्ष कौन बनाया गया है? ये बनाए गए श्री रामनाथ कोविंद जी। 7 सदस्यों में कौन सदस्य हैं तो हमने बता दिया है, 7 सदस्य कौन कौन हैं। और ये किसके उस पर लाया गया है? वर्तमान जो विधि मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल के इस मतलब कहने पर लाया गया है, ये हो सकता है। यहाँ तक समझ में आ गया। और ऐसा क्यों किए हैं? क्योंकि सरकार का मत है कि ये मतलब 1952 से लेकर के 1967 तक ये पहले ऐसा एक साथ होता था। इसके एक साथ होने से समय का ये सब धन का ये सब का बचत होगा। केवल इसमें यही है कि ये लोग जो है जब चुनाव आता है, बाकी हम बात आती हैं, इतना समझ में आ गया। तो
इसको तुरंत नोट कर लीजिए और नोट करके हम आगे देखते हैं अगला। हाँ भैया ये हो गया, ठीक है, मैं बताता हूं। अब इसमें दूसरा हमारा जो टॉपिक है इस पे समझेंगे। दूसरा हमने लाया है क्या, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल विकास योजना। तो दूसरा है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल विकास योजना। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाने की प्रबल संभावना है बहुत ज़्यादा। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, इसको शॉर्ट में कहते हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, शॉर्ट में कहते हैं। और अगर बात करें तो पूरा का पूरा नाम देखेंगे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। विकास नहीं, सम्मान है भाई, सम्मान रेस्पेक्ट स्कीम। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना जो है, सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इसको जो मतलब घोषणा तो किया गया अगस्त में, घोषणा कब किया गया, ये 16 अगस्त 2023 को, लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा किस दिन से लागू होगा। ये सवाल देखिए, लागू होने का बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 17 सितंबर। अब 17 सितंबर को देखिए क्यों लगा, क्योंकि 17 सितंबर को प्रत्येक वर्ष, जैसे 14 जनवरी को एक त्यौहार होता है ना, मकर संक्रांति, जिसे लोग खिचड़ी भी कहते हैं, तो ये मतलब जनवरी में फिक्स रहता उसी डेट को। ऐसे ठीक सितंबर में इसी डेट को ये फिक्स रहता कि नहीं, 17 सितंबर को विश्वकर्मा दिवस मनाया जाता कि नहीं, सभी लोग मनाते हैं। तो 17 सितंबर को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा यहाँ से इस दिन से 2023 से शुरू होगा, 2023 से मतलब शुरू होगा, मतलब दिया जाएगा सम्मान का, मतलब जो है तिथि का लागू होने की तिथि है, यानी कि शुरू, ऐसा तिथि को शुरू होगा, लागू होगा प्रधानमंत्री। मेन चीज का जो थीम है ये तो है, सबसे ज्यादा इसके लिए मतलब कितनी राशि, कुल राशि कितना जो है आवंटित किया जाएगा, कितना राशि है ये जानना, 13,000 करोड़, ये इंपॉर्टेंट है, 13,000 करोड़ रुपया, 13,000 करोड़ रुपया, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछा जा सकता है कि अगस्त 2023 में, या एक आधे 16 अगस्त 2023 को, अभी हाल ही में 16 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इसका उद्घोषणा किया, स्वयं इसको जो है उद्घोषित, मतलब उन्होंने ही कहा, उद्घोषणा किया स्वयं प्रधानमंत्री ने 16 अगस्त 2023 को स्वयं प्रधानमंत्री ने उद्घोषणा किया कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए ये इतना रुपया दिया जाएगा, कितना रुपया कह रहे हैं, कितना बजट निर्धारित किया गया, ये कितना बजट, कुल राशि माने कितना बजट निर्धारित किया गया है। अब ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन से नहीं मतलब एक्यूरेट जानना है, कितना है, 13,000 करोड़ रुपया। कितना भैया, 13,000 करोड़ रुपया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 13,000 करोड़ रुपया मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये कब से शुरू होगा, इतने से 10 अगस्त 2023 को जो है इन्होंने उद्घोषणा किया, तो 10 अगस्त को नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कितना राशि इंपॉर्टेंट, मोस्ट। अब ये कितने जो है पारंपरिक व्यापारों के लिए दिया जाएगा, तो पहली बार ऐसा हो रहा है 18 पारंपरिक व्यापारों के लिए, 18 पारंपरिक व्यापार के लिए दिया जाएगा, व्यापार के लिए। तो 18 इंपॉर्टेंट है, 18 ये भी इंपॉर्टेंट है। अब किनको दिया जाएगा, जैसे बढ़ई है, सुनार है, लोहार है, मोची है, एक दो नहीं, कारपेंटर है, नाव बनाने वाले हैं, अस्त्र बनाने वाले हैं, या ताला बनाने वाले हैं, कुम्हार हैं, दर्जी हैं, धोबी हैं, नाई हैं, इस प्रकार के जो अपना पारंपरिक, भाई नाई अपना बाल काटने वाला पारंपरिक करता कि नहीं, धोबी अपना दूसरे तरह का प्रेस काम करते हैं कि नहीं, सब लोग, सुनार कुछ काम करते हैं कि नहीं, कुट जो भी, लोहार है, या जो है कारपेंटर है, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, ये सब अपना पुराने जो हैं कुछ करते रहते हैं। तो इनके लिए सरकार जो है क्या कर रही है, रुपया आवंटित कर रही है, इनके लिए टूल किट्स दिया जाएगा, और कुछ रुपया भी दिया जाएगा। रुपया क्या है इसमें, 5% ब्याज पर, इसमें जो रुपया देने का लोन की बात है, सरकार ने जो 5% ब्याज ऋण पर,
दर से जो है 5% ब्याज दर से ऋण देगी और ऋण जो दिया जाएगा पहली किस्त में 1 लाख रुपया है और दूसरी किस्त में जो है 2 लाख रुपया ये दिया जाने की मात्र 5%, ओनली 5% ब्याज दर पर। अब इसमें क्या क्या देखिए दिया जाएगा, तो ये क्या नाम है इसका, इस कौशल योजना के तहत इसके तहत टूल किट्स मिलेगा, लाभ मिलेगा, डिजिटल लेन देन के लिए इंसेंटिव और मार्केटिंग सपोर्ट रहेगा, ये सब दिया गया है। तो कुल मिलाकर के ये पूछा जा सकता प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल योजना के तहत 10 अगस्त से शुरू किया गया है, नहीं 16 अगस्त 2023 से, और ये शुरू को जो होगा 17 सितंबर से शुरू हो गया। इसमें कुल कितना राशि या आवंटन बजट किया गया 13,000 करोड़ रुपए, और इसमें 5% ब्याज पर इतना रुपया जो है मुहैया कराया जाएगा। इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा, टूल किट्स दिया जाएगा, सब जानकारी दिया जाएगा। और लोग कितने लोगों को 18 पारंपरिक व्यवसायों के लिए, और कौन कौन लोग होंगे 18 व्यवसायिक परंपरा हमने बता दिया, लोहार है, ताले बनाने वाले, कुम्हार हैं, दर्जी है, नाई है, लोहार हैं, इस प्रकार के सब लोग हैं इसमें मिलेंगे। ये समझ में आ गया, तुरंत नोट कीजिए, हम आगे आते हैं। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा। तो हम दूसरे पर हम चलते हैं, दूसरे टॉपिक पर। एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पोर्टल है। इस पोर्टल को भी जानना है। ये पोर्टल का नाम बहुत हाईलाइटेड पोर्टल है, सुस्वागतम, वेलकम। वेलकम नहीं रहेगा, ध्यान दीजिए, सुस्वागतम। सुस्वागतम एक पोर्टल है, यानी कि वेब पोर्टल है। इस पोर्टल पर जब जाएंगे तो आपको जो है ये वेब पोर्टल सुस्वागतम जो है, ये वेब पोर्टल किसने शुरू किया है? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट, जैसे मान लीजिए कोई वकील है या कोई आगंतुक है या जो वादी है जिनका केस चल रहा है, कोई वादी है, कोई आगंतुक है, कोई केस है, मतलब कोई जज भी जा रहे हैं या मीडिया कर्मी जा रहे हैं, क्लर्क भी जा रहे हैं, जो भी जा रहे हैं, बिना परमिशन के इस सुप्रीम कोर्ट परिसर में, इस परिसर में नहीं जा सकते, आज्ञा लेना पड़ता है। अब क्या है, इसमें आप इस पोर्टल के माध्यम से आप परमिशन लेंगे, और परमिशन जब आपको इस पोर्टल के माध्यम से, पोर्टल का नाम सुस्वागतम है, ये कब शुरू किया गया है? 10 अगस्त 2023 से। 10 अगस्त 2023 से इसको लाया गया है। हमने इस पे प्रश्न बना दिया है। अभी हाल ही में अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने अदालत परिसर में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पास के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? किस पोर्टल को लॉन्च किया है? सुस्वागतम। 4 ऑप्शन दे देगा। तो सुस्वागतम जो है पोर्टल को लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया है? सुस्वागतम पोर्टल सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों लॉन्च किया है? अपने जो आगंतुक हैं, जो क्लर्क हैं, जो मीडिया कर्मी हैं, जो वादी हैं, जो वकील हैं, इनको प्रवेश देने के लिए। ये उससे प्रवेश लेंगे, प्रवेश किया, जब आज्ञा मिलेगा तब सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे। क्लियर हो गया किसने किया है? और एक कब की बात है? 10 अगस्त की। 10 अगस्त को लॉन्च किया, 10 अगस्त 2023। तो ज्यादातर ये पूछा जा सकता है सुस्वागतम किसने शुरू किया है? किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। क्लियर हो गया कि नहीं? यहां तक समझ में आ गया? इसको तुरंत नोट करें, आगे हम बढ़ते हैं। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा। तो अगला हम देखिए टॉपिक पे मूव करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, तो आप इसे समझिए, जितना मैं करंट बता रहा हूं, ये करंट सब प्री में काम करेगा, लेकिन मेंस में लिखते समय सपोर्ट के रूप में, उदाहरण के रूप में, जैसे 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 जहां पे काम लगेगा। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। मान लीजिए साइंस टेक में आपका प्रश्न का उत्तर लिखना है, साइंस टेक में मेंस में लिखना है, या प्री में तो काम करेगा ही, निसंदेह, कोई काट नहीं सकता, आकाट है। लेकिन अब जैसे सपोज करिए भारत का पहला, अगर कहा जाए भारत का पहला AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। पहला स्कूल जो है AI स्कूल कहाँ खोला गया? कहाँ खोला गया? ये दे दिया गया, कहाँ? वेयर ओपन। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, तो हिंदी में ऐसे लिख सकता है कि भारत का पहला AI स्कूल कहाँ खोला गया है?
क्लियर हो रहा? तो सबसे पहले अगर बात देखेंगे, ये भारत की बात है। भारत में एक राज्य है, भारत का सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य है और भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात यहीं पे है। अगर भारत की बात करेंगे, केरल है, केरल का राजधानी तिरुवनंतपुरम तिरुवनंतपुरम जो है ये केरल का राज्य है। कौन सा राज्य? केरल। इसका पहले नाम था त्रिवेंद्रम। भारत में लिंगानुपात ज़्यादा है। अगर बात करेंगे केरल में 1084 पुरुष पर 1084 महिलाएं। इसका मतलब यहाँ स्त्रियों की संख्या ज़्यादा। उसके पीछे दो कारण। सबसे पहला बड़ा कारण जो है, यहाँ पे साक्षरता दर ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा लोग शिक्षित हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे पहले मातृसत्तात्मक हुआ करता था, उसका भी असर है। तो वापस हम आते हैं, तो सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य भी है और सबसे ज़्यादा जो है ये लिंगानुपात भी है। यहीं पर तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला AI स्कूल खोला गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब होता है जैसे रोबोटिक टेक्नोलॉजी काम करती है, या कुछ मानो कि में इस प्रकार के सिस्टम बनाए गए कि आदमी कुछ नए तरीके से, कुछ मतलब टेक्निकल चीज़ें सोचे, करे काम, ऐसा विद्यालय खोला गया है। और ऐसे विद्यालय में अभी जो शिक्षा देने का प्रावधान है, कक्षा 8 से लेकर, यानी कि कक्षा मतलब क्लास से है, कक्षा मतलब गलत नहीं समझिएगा, क्लास, कक्षा, हम लोग कक्षा भी कहते हैं। कक्षा 8 से लेकर के जो है 12वीं तक, कक्षा 8 से लेकर, फिर कक्षा बोलते हैं, कक्षा मतलब दिल्ली की भाषा अलग है भाई, देखिए। कक्षा मतलब क्लास से है, क्लास 8 से लेकर 12 तक के बच्चों को शिक्षा दिया जाएगा। ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। कितने तक को बच्चों के लिए है? कक्षा 8 से लेकर, क्लास 8 से लेकर 12 तक स्टूडेंट के लिए। और ये आर्टिफिशियल स्कूल है। कहाँ पे खोला गया? तिरुवनंतपुरम में। अब तिरुवनंतपुरम में अगर बात करेंगे किस जगह पर है, इस जगह का नाम तो देखिए मैं लिख रखा हूँ, क्या नाम है, शांतिगिरी विद्या भवन। तिरुवनंतपुरम में कहाँ देखेंगे? शांतिगिरी विद्या भवन। शांतिगिरी विद्या भवन तो मुश्किल है पूछा जाना, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है, कोई निसंदेह नहीं। शांतिगिरी विद्या भवन कहाँ? तिरुवनंतपुरम, यही केरल में है। यहाँ पे पहला इंटेलिजेंस विद्यालय खोला गया है। ये समझ में आ गया होगा कि नहीं? पहला। अब सवाल है इसका उद्घाटन यानी कि लॉन्च किसने किया? हु वाज लॉन्च्ड बाय? किसने लॉन्च किया? सबसे बड़ी विशेषता जो है, इसको जो लॉन्च किया है, इस विद्यालय को यानी कि खोलने में जो शुभारंभ कर रहे हैं, उनका नाम है श्री रामनाथ कोविंद। श्री रामनाथ कोविंद। ये हमारे पहले, इसके पहले यानी कि श्रीमती मुर्मू जी के पहले राष्ट्रपति थे भारत के पहले राष्ट्रपति हैं मुर्मू के पहले। तो यही श्री रामनाथ कोविंद जी ने इसका जो है लॉन्च किया है, मतलब जो है उद्घाटन किया, ये कहिए जो है लॉन्च किया, ये कहिए जो है क्या नाम है, लॉन्च करता कह सकते हैं, लॉन्च किया। यही कब किया है? ये 22 अगस्त 2023 को। ये कब किया गया है? 22 अगस्त 2023 को। 22 अगस्त नहीं पूछा जाएगा, 2023। हाँ, ये इंपॉर्टेंट डेट तब होता अगर प्रधानमंत्री इस प्रकार का कोई चीज़ लॉन्च करते हैं, प्रधानमंत्री खुद, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा वास्तविक पावर जो होता है प्रधानमंत्री के हाथ में होता है, और ये तो राष्ट्रपति है, और भी पूर्व राष्ट्रपति। इसलिए ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं। ये डेट परीक्षा में प्रश्न में लिखा रहेगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा। अभी हाल ही में या 22 अगस्त 2023 को जो है भारत का पहला AI स्कूल कहाँ पे खोला गया? तो तिरुवनंतपुरम भी लिख सकता, शांतिगिरी विद्या भवन भी लिख सकता, केरल भी लिख सकते हैं। कितने तक के लिए? इतने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। समझ में आ गया होगा? ये चीज़ें हैं। और इसमें कुछ नहीं बन रहा है, तो इसमें देखिए, इसमें क्या है, जो मतलब विभिन्न स्तर के परीक्षण किया जाएगा, योग्यता किया जाएगा, परीक्षा परामर्श, और एक कैरियर योजना में सहायता करेगा, कैसे कैसे क्या करना, क्या पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना, इस प्रकार की चीज़ें रहेगी। यहाँ तक सबके समझ में आ रहा होगा? तो एक तो हमने बता दिया भारत का पहला AI स्कूल। अगर दूसरा, यहीं पे दूसरा देख लीजिए, इसको हटा दिया जाए तो यहीं पे दूसरा देख लीजिए। दूसरे की अगर बात करते हैं, दूसरा आपका जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, भारत का पहला 3D। फिर भारत का पहला, हर बार जहां पे ध्यान दीजिए, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस
प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस अभी हाल ही में कहाँ खोला गया, या ध्यान दीजिए। अब ये लिखा रहेगा कि अगस्त में खोला गया है। अब अगस्त में किस तारीख को खोला गया है? 18 अगस्त 2023 को। इसका जो लॉन्च किया गया है ये 18 अगस्त 2023, 18 अगस्त 2023 को भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला गया। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला गया। ये कब लॉन्च कर गया है, यानी कि कब किया गया है? 18 अगस्त 2023 को। अब ये कहाँ पे किया गया? बंगलुरु में। ध्यान दीजिए, मेन चीज ये जानना ये कहाँ पर है? बंगलुरु में। बंगलुरु, बंगलुरु मतलब बंगलौर, बंगलौर माने कर्नाटक का कैपिटल है, सब लोग जानते हैं। कर्नाटक का क्या है? कैपिटल। तो कर्नाटक के कैपिटल में जो है बंगलुरु में इसको लॉन्च किया गया है। अब सवाल है लॉन्च करता किसने है? तो नाम सुनेंगे, वर्तमान में जो रेलवे मंत्री है अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव, किसने लॉन्च किया है? अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया। ये कौन है? रेलवे मंत्री, रेलवे मंत्री, रेल मंत्री, रेल मंत्री वर्तमान में केंद्र में। यहां तक हो गया। तो इसमें और कुछ नहीं है। हाँ, ये पूछ जा सकता है इसको जो है मतलब कौन बनाया? आईआईटी मद्रास की कंपनी, उसका नाम है लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड। बनाया किसने है? मद्रास, आईआईटी मद्रास। और यहाँ के कौन लोग हैं? लार्सन एंड टूब्रो, लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड, यही नाम दिया है, लार्सन एंड टूब्रो या टूब्रो लिमिटेड। ठीक है, ये पूछा जा सकता है बहुत, लेकिन नहीं ज़्यादातर ये कहाँ पर है, और ये उद्घाटन भी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि रेल मंत्री का नाम नहीं पूछा जाता है कि किसने उद्घाटन किया। लेकिन ये जानना है कहाँ पर खोला गया है, यहाँ पर, और कैसा है? 3D प्रिंटेड है, और किसने बनाया है ये पूछा जा सकता है बहुत। अब इसके बाद में मैं और ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर चल रहा हूँ क्वेश्चन पर, इसके आगे इसको नोट कर लीजिए तुरंत। हम दूसरे मतलब करंट की अफेयर की बात कर रहे हैं। अब थोड़ा सा हम एक नए तरीके से, यानी कि सूचकांक पर आते हैं, इंडेक्स पर। यानी कि इसमें इंडेक्स में अगर हम बात करेंगे, जैसे सिपरी है, सिपरी मतलब जो है जो मतलब रिपोर्ट देती है कि विश्व में कितने देश हथियार खरीदने में पहले नंबर पे रहे, कितने देश हथियार खरीदने में पीछे रहे। ये फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस 2023 में कि भारत का स्थान क्या रहा है, विश्व में पहला सबसे ज़्यादा खुशहाल देश कौन रहा है, भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत किस स्थान पे रहा है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार किस देश में है, कहाँ पे कम है, इस पर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा अब कुछ नए, लेकिन ध्यान दीजिए पूरा का पूरा इंडेक्स यहीं पे नहीं बताएंगे। यदि हम पूरा का पूरा सब इंडेक्स यहीं बता देंगे तो आपका याद नहीं होगा। 2-4-6 इंडेक्स यहाँ पे रहेगा, 2-4 पुस्तकें रहेंगी, 2-4 अंतर्राष्ट्रीय से रहेगा, कुछ राष्ट्रीय से रहेंगे, कुछ पुस्तक रहेंगे, कुछ सम्मान रहेंगे, तो थोड़ा थोड़ा लेकर के चलेंगे। तो पहला हम देखेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस, या कह सकते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस कह सकते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023। ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यानी कि इसका मतलब क्या, विश्व खुशहाल सूचकांक, ऐसा भी लिख सकते हैं, विश्व खुशहाल सूचकांक। सबसे पहले ये आपको जानना होगा कौन जारी करता है। तो अगर बात करेंगे और कब जारी किया गया, मतलब कब आया है ये, और कौन जारी करता, इसका मतलब जारीकर्ता पूछा जा सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो जारीकर्ता जो है ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये जारीकर्ता की अगर बात करेंगे तो जारी कब किया गया है, अगर बात करेंगे तो मार्च 2023 की बात है। तो इस पर हमने प्रश्न बना लिया है, अभी हाल ही में ऐसा लिखा जा सकता है, मार्च 2023 में जारी किया गया वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, यानी कि विश्व खुशहाली दिवस में 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा, या 2022 में भारत का स्थान ये रहा और 2023 में ये रहा, स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो 2022 और 2023 में कंपेयर करना भी है।
साथ में वर्तमान में कौन है? तो जारीकर्ता की अगर बात करें तो जारीकर्ता यूएन सस्टेनेबल, यूएन ऐसे लिखा जा सकता है, यूएन सस्टेनेबल, यूएन यानी कि इसका मतलब पूरा यूएन, ये पूरा यूएन एसडीएसएन ये पूरा नाम है, यानी कि यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये है, ये डेवलपमेंट, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, सॉल्यूशंस नेटवर्क यानी कि यूएनएसडी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, ये जारी करता है। इसने जारी जो किया है, अब ये कब की बात है? ये मार्च की बात है, मार्च 2023 की बात है, मार्च 2023 है, ये नहीं पूछा जाएगा मार्च 2023, ये लिखा रहेगा अभी हाल ही में मार्च 2023 में, या अभी 2023 मार्च में लिखे 2023 में कौन जारी किया है? तो यूएनएसडीएसएन, ये याद करिएगा, यूएनएसडीएसएन, ये पूछा जा सकता, ये लिखा जा सकता है। अब ट्रेंड बदल गया है, ये लिख रहा है, इसको कम लिखा है। तो और इसमें पहले स्थान पर कौन रहा है? यानी कि सबसे ज्यादा खुशहाल, यानी कि खुशहाली में पहला स्थान, खुशहाल देश में अगर पहले की बात करें, प्रथम रैंक, दूसरे रैंक और तीसरे रैंक की बात करें तो हम पहला दूसरा केवल जानेंगे, तीसरा नहीं जानेंगे। अगर सबसे ज़्यादा खुशहाल देखिए, कई वर्षों से लगभग लगातार हमेशा खुशहाल रहता है, और याद करने का हमने टेक्निक बताया है, कई बार बताया है। तो सबसे ज़्यादा अगर खुशहाल देखेंगे फिनलैंड है, फिनलैंड, ये वही फिनलैंड है जहाँ पे नॉर्वे है, दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध में, उत्तर की तरफ में है, उत्तरी ध्रुव के इर्द गिर्द में है। तो वहीं पे नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। फिनलैंड में सबसे ज़्यादा झील है, पूरे विश्व में सर्वाधिक झील फिनलैंड में है, इसलिए फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। अब सोचो, जहाँ झील है लोग घूमेंगे कि नहीं? झील के किनारे घूमते कि नहीं? जब घूमेंगे, मान लीजिए आपके साथ कोई घूम रही है, इंजॉय पाओगे कि नहीं? खुशहाल रहोगे कि नहीं? या कोई घूम रही उसके साथ आप घूम रहे हैं, दोनों लोग, कोई रोक टोक नहीं, हर प्रकार की स्वतंत्रता है, खुशहाल रहोगे कि नहीं? झीलों के किनारे लोग घूम रहे कि नहीं? ऐसे हमने याद करने को बताया है। तो हर कई बार से लगातार हमेशा खुशहाली पर पहले नंबर पे रहा। तो सबसे पहले नंबर पे ये रहा। अगर दूसरे स्थान पे बात करें तो डेनमार्क है। तो हम दो बता दे रहे हैं, बाकी तीसरा बहुत कम पूछा जाएगा। तो सबसे ज्यादा ये विश्व खुशहाल में जो है पहले नंबर पे कौन रहा? फिनलैंड, दूसरे नंबर पे डेनमार्क। अब भारत की अगर बात करें, भारत का रैंक क्या रहा है, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का स्थान अगर बात करेंगे तो भारत जो है देखिए 126वां स्थान पर रहा। किस स्थान पर? 126वां स्थान। भारत किस स्थान पर रहा? 126वां। जबकि इसमें अगर कुल देश शामिल देखेंगे, कुल देश कितने शामिल हुए थे? कुल देश 137, 137 देश, 137 देश शामिल हुए। पहला रैंक इसका, दूसरा रैंक इसका, तीसरा, चौथा, पांचवा, 100वां, इस तरीके का। सबसे ज्यादा खुशहाल है दूसरे नंबर पे खुशहाल। इसका मतलब जितना जितना रैंकिंग नीचे आ रहा है वो उतना ही कम खुशहाल देश है। तो भारत 126वां स्थान पर 2023 में है, इसका मतलब बहुत कम खुशहाल। अब क्या ऐसी स्थिति है कि भारत कम खुशहाल है? कई कारण है। भारत में हर जगह देखेंगे जो रैंकिंग हो रहा है, हर जगह अभी मिलेगा आपको, हर जगह बहुत कम आ रहे हैं। भ्रष्टाचार में आगे बढ़ेगा, भ्रष्टाचार में 85वें स्थान पर है, 85वें स्थान पर है भ्रष्टाचार करने में, यानी कि काफी ज्यादा भ्रष्टाचार के नाम पे आगे है। तो एक खुशहाल में ये दूसरे नंबर पे इसका। लेकिन अगर बात करें भारत का 2022 में बात करें, 2022 में भारत का स्थान जो था
भारत का स्थान 136वां स्थान था, 136वां स्थान। अब 10 स्थान कुछ ऊपर उठा है, इसका मतलब कुछ यहाँ पे खुशहाली बढ़ा पिछले वर्ष की तुलना में, ज़्यादा नहीं कुछ। पिछली बार 2022 में भारत 136वां स्थान पर था, इस बार 126वां, इसका मतलब कुछ खुशहाली में बढ़ा है भारत। क्लियर है? कितने देश इस बार शामिल हैं? 137 देश। अब 137 में अगर देखेंगे सबसे नीचे अगर बात करेंगे 137 से जो हैं, तो 137 में 137वें स्थान पर कौन है? 137वां स्थान पर देखिए, ये है अफगानिस्तान भैया, अफगानिस्तान। कौन है? अफगानिस्तान। नहीं दिख रहा है? और नहीं दिखेगा तो हमारा का बोलिएगा ना। तो कुल देश कितने शामिल हैं? कुल 137 देश शामिल, कुल 137 देश। 137 देश जो शामिल हैं, इसमें 137वां स्थान जो है किसका? अफगानिस्तान का। किसका है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान 137वां स्थान पर, और 136वां यानी कि थोड़ा सा उससे थोड़ा सा ज़्यादा खुशहाल, थोड़ा सा इससे ज़्यादा 136वां स्थान पर कौन है? लेबनान। तो सबसे कम खुशहाल कौन है? अफगानिस्तान। इससे थोड़ा सा ज़्यादा खुशहाल है लेबनान ही है। और भारत का स्थान खुशहाली में 126वां, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और 2022 में इतना था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा खुशहाल ये है, ये फिनलैंड। जान गए? यहाँ तक समझ में आ गया? जारीकर्ता का नाम इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। समझ में आ गया? यदि किसी को कोई समस्या है तुरंत कमेंट करें, नहीं समस्या है तो भी बताएं। अच्छा वीडियो है कि खराब? हमने ऑफलाइन में जो पढ़ाया वही ऑनलाइन में, दोनों सिस्टम एक ही है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों एक, अलग कोई बैच नहीं, सेम वही। और यूट्यूब पे तो सब हम फ्री दे रहे हैं, निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं। इसको नोट करें, तुरंत हम आगे बढ़ते हैं। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये भी इसी से संबंधित है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023, यानी कि 2023 में भ्रष्टाचार में भारत का स्थान कौन रहा है? सबसे ज़्यादा भ्रष्ट देश कौन रहे हैं और सबसे कम भ्रष्ट देश कौन रहे हैं? और इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। कौन है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। जारी कब किया गया है? जारी का तिथि, अगर जारी की तिथि की बात करें, इसके पहले हमने बताया वर्ल्ड हैप्पीनेस जो आया था वो मार्च में आया था, वर्ल्ड हैप्पीनेस मार्च में आया था। और ये जो आया है 31 जनवरी 2023 को, 31 जनवरी 2023 को जारी किया गया। 31 जनवरी 2023 को जारी किया गया। और एक दिन पहले जारी होता 30 जनवरी को भारत में शहीद दिवस है। गांधी जी को 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दिया था। नाथूराम गोडसे को अंततः अंबाला के जेल में फांसी की सजा हो गया था। तो 31 जनवरी 2023 को ये जारी किया गया। जारीकर्ता कौन है? जारीकर्ता, अगर जारीकर्ता की बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल ये जारी करता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। ये भी कभी कभार पूछा जाता है, लेकिन इसके पहले जो था UNSDSN वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। UNSDSN जो खुशहाली को जारी कर रहा था। अब इसमें सबसे कम भ्रष्ट, सबसे पहले जाने सबसे कम भ्रष्ट जो है देश कौन है? सबसे कम भ्रष्ट अगर देश की बात करें, डेनमार्क है, पहले नंबर पर है। पहले नंबर सबसे कम भ्रष्ट में डेनमार्क दूसरे, यानी कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा भ्रष्ट है। अगर बात करेंगे फिनलैंड, लेकिन खुशहाली में पहले नंबर पे था। तीसरे नंबर पे अगर बात करेंगे न्यूजीलैंड, बस, ज़्यादा नहीं। 5 भी अगर जानना चाहे तो नॉर्वे है, सिंगापुर है। 5वें नंबर पे जानना चाहे तो नॉर्वे, सिंगापुर, लेकिन वो सब इतना नहीं, बस
सबसे कम भ्रष्ट जो है डेनमार्क, इससे थोड़ा ज़्यादा भ्रष्ट फिनलैंड, इससे जो है और ज़्यादा भ्रष्ट। और सबसे ज़्यादा भ्रष्ट, सर्वाधिक भ्रष्ट देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार अगर बात करेंगे, सोमालिया। नाम सब सुने होंगे, सोमालिया। अरे भैया यही तो है, यहाँ पे देख लीजिए, यही तो है सोमालिया। सोमालिया में अगर देखेंगे तो ये भूमध्य सागर है कि नहीं? भूमध्य सागर है, ये सोमालिया है, ये जिबूती है, इरिट्रिया है और इथोपिया है और क्या नाम, इथोपिया है, सोमालिया है, जिबूती है, इरिट्रिया। ये चारों के चारों कौन है? मुख्य रूप से क्या है? हार्न ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका की सिंह जाने जाते कि नहीं? समुद्री डाकू हैं, ज़्यादातर जनजातीय लोग हैं ये लोग, बुकछोर हैं। यहीं पे आपको मिलेगा अफ्रीका में, ये नाइजीरिया नहीं मिलेगा, नाइजीरिया अफ्रीका का दानो कहते कि नहीं? यहाँ पे नाइजीरिया में एक आदमी के पास बहुत से बच्चे हैं, हर आदमी के पास, इनके एक ही लक्ष्य है, जनसंख्या बढ़ाना। किसी किसी के पास 10, 15, 20 बच्चे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हर आदमी के पास अशिक्षा है, गरीबी है, भुखमरी रहेगा। इसीलिए नाइजीरिया को अफ्रीका का दानो कहते हैं। ये जो है इथोपिया, ये क्या नाम है? सोमालिया है, इथोपिया है, ये है इरिट्रिया है, जिबूती है। मुख्य रूप से जो है जिबूती, सोमालिया और इथोपिया, मुख्य रूप से ये तीन। कभी कभी इसको भी शामिल कर लेते हैं, इरिट्रिया को भी शामिल करते हैं। सोमालिया, इथोपिया, ये सोमालिया है, ये इथोपिया है और ये जिबूती, मुख्य रूप से ये तीन। हार्न ऑफ अफ्रीका, इरिट्रिया को भी शामिल कर लेते हैं। हार्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका की सिंह कहते हैं, समुद्री डाकू के रूप में ये लोग रहते हैं, अभी भी ऐसा करते हैं, जनजातीय लोग हैं। तो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट की बात करेंगे, सोमालिया सबसे ज़्यादा भ्रष्ट, सोमालिया सबसे ज़्यादा भ्रष्ट कौन सा है? सोमालिया। सोमालिया के बाद सीरिया में देखिए IS चलता रहता कि नहीं? दूसरे नंबर पे अगर ये सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है। अगर इससे थोड़ा सा कम अगर देखेंगे तो सीरिया है। सीरिया की राजधानी दमिश्क है कि नहीं? विश्व की सबसे पुरानी राजधानी दमिश्क है, सीरिया की राजधानी। इसी सीरिया में IS जैसे आतंकवादी संगठन है कि नहीं? सोमालिया में भी ये सब रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है। अब भ्रष्टाचार में भारत का स्थान अगर बात करेंगे, भारत किस स्थान पे? पीछे नहीं रह सकता भारत। देखिए भारत का स्थान बात करेंगे, भारत माने इंडिया का स्थान बात करेंगे। इंडिया किस स्थान पर है? मुझे लगता, हाँ 85 वहाँ स्थान, भारत का स्थान। देखिए एक चीज़ और, ये जारी किया गया 31 जनवरी 2023 का, लेकिन ये जो डाटा है 2022 का है। अभी 2023 वाला जो है 24 में आएगा, 2023 वाला भ्रष्टाचार का 24 में आएगा। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 लिखा रहेगा, पूछा जाएगा 23। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 ये जारी कब किया गया? 31 जनवरी 2023 को। इसमें भारत का स्थान कितना रहा? 25वां। ये इतना नहीं, अगर 25वां ही तो है, ये साथ में ये 2021 में भी यही स्थान था। यानी कि भ्रष्टाचार में न आगे बढ़ा है और न पीछे। जितना भ्रष्टाचार 21 में हो रहा था भारत में, उतना अब भी है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान 2022 में और 21 में 25वां मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा भ्रष्ट और सबसे कम भ्रष्ट कौन जारी करता है? नोट कर लीजिए। जब तक कॉपी में नोट नहीं करेंगे दिमाग में नहीं छपेगा। ऐसे नहीं छपता होता दिमाग में, मैं नहीं कहता ऐसे छप जाता। ऐसे कैसे छपेगा? जब कॉपी में आप लिखे रहेंगे, देखेंगे 1, 2 बार 3 बार, तब छपता है। समझ में आ रहा कि नहीं हमारी बात? ठीक, नोट करिए। अगर हम देखेंगे, अगली बात करेंगे इसमें, हम अगली बात करते हैं, दूसरा है सिपरी पर हम चाहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट की है सिपरी, SIPRI, सिपरी। इसको लिखते हैं सिपरी। सिपरी का मतलब होता है, देखिए यस का मतलब हो क्या होता है, हमने इस पे प्रश्न बनाया है अभी हाल ही में मार्च 2023 में। अभी हाल ही में मार्च 2023 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात सिपरी के द्वारा जारी किया गया ये 2022 मतलब रिपोर्ट है।
2022 का रिपोर्ट है, 2023 में जारी किया गया, 13 मार्च 2023 को जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का, ये जो रिपोर्ट है हथियारों के आयात और निर्यात के लिए, हथियारों के आयात में पहले स्थान पे कौन रहा, दूसरे स्थान पे कौन रहा, या भारत का स्थान किस पे रहा, और निर्यात में पहले नंबर पे कौन रहा, दूसरे नंबर पे कौन रहा, या सबसे आगे निर्यात में कौन रहा। हालांकि इसमें प्रश्न बनते हैं, तो इसमें हमने लिख दिया है कि शीर्ष 3 आयातक देशों में से, ऐसा भी बना सकते हैं, शीर्ष 3 आयातक देशों में से कौन शामिल नहीं, शीर्ष 3 निर्यातक देशों में से कौन शामिल नहीं, 4 ऑप्शन देगा, इस प्रकार का बन सकता है। तो सिपरी का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए क्या है, इसका नाम है स्टॉकहोम, इसका मतलब होता है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम देखिए बाबू भैया, स्टॉकहोम जो होता है स्वीडन की राजधानी है, और स्वीडन कहाँ है, नॉर्वे के बगल में, फिनलैंड के बीच में, नॉर्वे और फिनलैंड के बीच में है कि नहीं, उत्तर में एकदम नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में नोबेल का पुरस्कार दिया जाता है, नहीं शांति का नोबेल पुरस्कार ओनली 1, जबकि स्टॉकहोम जो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, नोबेल के 5 पुरस्कार मिलते हैं, शांति को छोड़ करके, भौतिक के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, और क्या नाम है इसका, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, ये 5 पुरस्कार इसी स्टॉकहोम में मिलते हैं जो स्वीडन की राजधानी है। तो वही स्वीडन है, स्वीडन और आई से हो गया क्या नाम है, स्वीडन के बाद में इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, आई से इंस्टीट्यूट, तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात सिपरी के द्वारा अभी रिपोर्ट जारी किया गया। ये रिपोर्ट कब जारी किया गया, मार्च 2023 में, 13 मार्च 2023 को इसने रिपोर्ट अपनी जारी किया। सिपरी ने 13 मार्च 2023 को रिपोर्ट जारी किया, इस रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट जो जारी किया स्टॉकहोम, कौन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, सिपरी ने जो रिपोर्ट जारी किया, इसमें शीर्ष निर्यातक देश ये पिछले 5 वर्षों का, गत 5 वर्षों का, कितने वर्षों का, पिछले 5 वर्षों का शीर्ष हथियार निर्यातक देश। हथियार मतलब छोटा मोटा कट्टा कट्टी नहीं, लोग कट्टा उट्टा लेके चलते हैं, वो कट्टा उट्टा की बात नहीं है, बड़े बड़े हथियार, समझ रहे हैं ना, वो अलग चीज़ है, सब लोग जानते हैं, हम ही नहीं, सब लोग जानते हैं। तो शीर्ष हथियार जो है निर्यातक देश, निर्यात मतलब जो एक्सपोर्ट कर रहा है, निर्यात मतलब जो भेज रहा है विदेशों में, जो बेच रहा है, सेल कर रहा है मार्केट में। सबसे ज़्यादा बेचा किसने है, सबसे ज़्यादा अगर बात करेंगे निर्यात की बात करेंगे, निर्यातक देश में अमेरिका है, USA, इसने 40% हथियार बेचा है, मामूली चीज़ नहीं, पहले स्थान पर है, 40% हथियार बेचा है। हथियार बेचने में सबसे आगे यही है। अगर दूसरे की बात करेंगे तो रूस है, 16% है, दूसरे नंबर पे है रूस कम बेच पाया बेचारा, मेरा साथी है रूस, ये कम बेच पाया है 16%, मात्र 16%। सबसे ज़्यादा देखिए हथियार किसने बेचा तो इनकम लिया होगा, कमाया होगा जरूर, ऐसा नहीं इसके पास नहीं है, हथियार इनके पास है, लेकिन ये बेचते कम हैं, कम बेचते हैं, ज़्यादातर अपने पास ही हथियार रखते हैं सुरक्षा के लिए। इसीलिए तो अभी मात दे दिए जब इनके साथ हो रहा था युद्ध, क्या नाम है, यूक्रेन के साथ हो रहा था ना, जेलेंस्की, उनके साथ देखिए जेलेंस्की के साथ सब के सब जुड़े थे, लेकिन रूस धाकड़ है, अपने पास हथियार कम बेचता कम है और ज़्यादा रखे रहता है, ये बेच देता है। तो निर्यात में लेकिन पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे अगर तीसरे नंबर की बात करें, सबसे ज़्यादा निर्यात अगर तीसरे नंबर पे करने वाला तो फ्रांस है, फिर चीन है, फ्रांस है, फिर उसके बाद चौथे नंबर पे चीन तो हमारा पक्का शत्रु है। चीन हम चाहते हैं चीन हमेशा पिछड़ा रहे, लेकिन अब मजबूरी हमारे सामने कुछ नहीं कर सकते हैं। ये है 11% है, इसने बेचा है
और इसने जो है 5.2% यानी कि लगभग 5% मान के चलिए, ज़्यादा नहीं। एक जर्मनी ही 4% भी है, 5वें नंबर पे जर्मनी। तो जर्मनी लगभग 4% के मान के चलिए। तो सबसे ज़्यादा हथियार का निर्यात कौन कर रहा है, ये 3 शीर्ष जरूर जानिए, लेकिन ये भी जानिए ये चीन सबसे ज़्यादा हथियारों का निर्यात करने वाला देश। अमेरिका, अमेरिका के बाद में सिपरी के अनुसार ये मार्च में आया है, 13 मार्च को बात है। दूसरे नंबर पे रूस है, तीसरे नंबर पे फ्रांस है, तीसरे नंबर पे फ्रांस, चौथे नंबर पे चीन है। इतना जान के अब दूसरा नंबर पे जाना कि आयातक देश कौन रहा। भारत पहले नंबर पे रहा, ध्यान दीजिए। भारत आयात करने में, हथियारों का आयात करने में पिछले 5 वर्षों से, गत 5 वर्षों से लगातार आयात करने में पहला स्थान बनाया हुआ है। देख लीजिए, यहाँ तक हो गया। इसको लिख लेते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, इसको ए हटा देते हैं। तो ये निर्यात की बात था। अगर आयात की बात करेंगे पिछले 5 वर्षों की, यानी कि गत 5 वर्षों में आयातक देश यानी कि सबसे ज़्यादा कौन हथियार आयात किया है, तो पहले नंबर पे हमारा देश भारत सबसे ज़्यादा अगर आयात किया है 11% के साथ। भारत 11% के साथ, यानी कि सबसे ज़्यादा आयात अगर किसी ने किया है तो भारत। 1% नहीं पूछा जाएगा, ये हम समझने के लिए बताए हैं। 40% जो अमेरिका का था, 16% रूस का था, वो प्रतिशत नहीं पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में, लेकिन ये पूछा जाएगा। पहले नंबर पे भारत है, दूसरे नंबर पे सऊदी अरब, ये भी निर्यात आयात किया है। ये कितना लगभग किया, 9%, 9.6%। उसके बाद में देखेंगे कतर, ये भी देखिए कतर भी पीछे नहीं है। कतर का रहा कतर देंगे, कतर वतन नहीं देगा, वो नाम उसका। तो उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया है और भी देश हैं। तो सबसे ज़्यादा आयातक ये है, दूसरे नंबर सऊदी अरब, तीसरे नंबर पे कतर, तीसरे नंबर पे कौन है, कतर। यहाँ तक हो गया। तो ये आयातक मतलब सिपरी के अनुसार था। मोस्ट ये भी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया होगा? नहीं समझ पाए तो फिर बताएं कमेंट करके, अगर समझ में आया तो भी बताएं कमेंट करके। कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें वीडियो को, और सबसे ज़्यादा मित्रों को शेयर करें, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए। हम बार बार कहते हैं, तो वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सहयोग करें। ये सभी एग्जाम में पूछा जाएगा, कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिस एग्जाम में नहीं आ सकता। अब सवाल ये है कि मेंस के लड़के क्या करेंगे, जो यूपीएससी या अदर उसमें क्या होता है, आप इनको उदाहरण के रूप में जोड़ेंगे। जैसे अभी हाल ही में ये आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में, आंतरिक जब सुरक्षा पढ़ेंगे, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा में अभी भारत ने हाल ही में सिपरी की रिपोर्टों के अनुसार पता चलता है, जारी किया गया 2023 में। याद है तो लिख दीजिए, मार्च 2023। 13 मार्च मेंस में लिखने की आवश्यकता नहीं, मार्च 2023 या 23 लिख सकते हैं। 23 की रिपोर्टों के अनुसार, सिपरी के डाटा के अनुसार भारत आयात करने वालों में शीर्ष स्थान पर है। इससे पता लगता है हमारी जो है आंतरिक सुरक्षा कहीं ना कहीं मजबूत है। मेंस में लिखने का तरीका भी होना चाहिए। यहाँ से फैक्ट उठा करके वहाँ पे लिखेंगे। भारत ने भी इस तरीके खरीदा, हमारी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इस प्रकार का उपाय किया। हम आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत हैं, साथ में बाहरी शक्तियों से भी लड़ने के लिए हमारे पास शक्ति। ये हटा दिया जाए, ठीक, ओके, नोट करिए।